हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो आपको लास्ट तक बने रहना है। और आज आपको स्कोर करना है 45 प्लस। ठीक है, अगर आप 45 प्लस नहीं कम कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपका थोड़ा सा थ्योरी वीक है, और आप थ्योरी की क्लास भी पढ़िए और वीडियो भी देखिए जो हम थ्योरी वाइज आपको पढ़ाते हैं ना। तो कंप्लीट आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में इस टाइप के पूछे जाते हैं, आपका कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ उसे ब्लैक कर लीजिए, उसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में, और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपको आएगा, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रणाली में माप की इकाई है। ऑप्शन है इंच, गज, फुट, किलोमीटर। तो ये सारे ऑप्शन है, तो आपको राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स। क्या होगा हमारा राइट आंसर? फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा हमारा? तो ब्रिटिश प्रणाली में जो माप की इकाई है वो हमारी फुट है। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीट्रिक प्रणाली में माप की इकाई है। ऑप्शन है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच। तो मीट्रिक प्रणाली में इकाई कौन सी है? हमारी मीट्रिक प्रणाली में हमारी सेंटीमीटर है। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 इंच में मीट्रिक पद्धति निम्न के बराबर होता है। 1 इंच मीट्रिक पद्धति में बराबर होता है, बताइए फ्रेंड्स। यहाँ पे एक पूछना जा रहा है कि 1 इंच में कितने mm होते हैं। हमारे 25.4 mm होते हैं। राइट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मीटर में ब्रिटिश पद्धति में निम्न के बराबर होता है, मतलब 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा? तो 39.37 इंच। ऑप्शन राइट आंसर सी ऑप्शन। कमेंट में क्वेश्चन नंबर जरूर लिखा करें जो भी आप राइट आंसर बता रहे हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। 1 mm में कितने माइक्रो होते हैं? यहाँ पे 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं बताना है फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑप्शन है 100 माइक्रोन, और यहाँ पे फिर 10,000 माइक्रोन। तो बताएं फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा? 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो 1 मिलीमीटर में हमारे 1000 माइक्रोन होते हैं। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गज में कितने इंच के बराबर होता है? 1 गज जो है कितने इंचों के बराबर होता है? ऑप्शन है 3, 30, 36, 12। तो 1 गज जो है हमारे कितने इंच के बराबर होता है? 36 के। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़े वृत्तों की मार्किंग के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया था? अगर हमें बड़े वृत्त की सर्किल करना है, खींचना है, तो बड़े वृत्त के लिए किसका प्रयोग करते हैं बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? ट्रेमल। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ, ट्रेमल के द्वारा 150 mm से 500 mm तक के व्यास खींचे जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि डिवाइडर से जो है हमारा जो डिवाइडर होता है उसके माध्यम से हम 150 mm से कम तक के हम व्यास खींच सकते हैं, लेकिन 150 mm से अधिक हम ट्रेमल के माध्यम से खींचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइडर का माप रिवेट के मध्य से तक लिया जाता है। तो डिवाइडर का माप कहाँ से लिया जाता है बताएं फ्रेंड्स? डिवाइडर का माप रिवेट के और कहाँ तक लिया था? तो रिवेट के, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा? रिवेट के वर्किंग पॉइंट तक। ठीक है, तो जो हमारा रिवेट होता है डिवाइडर में लगा होता है ना ऊपर, वहाँ रिवेट के सेंटर से और हमें वर्किंग पॉइंट तक हमारा डिवाइडर का साइज लिया था। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ड्रिलिंग वाले स्थान पर निशान लगे होते हैं। तो ड्रिलिंग वाले स्थान पर कौन सा हम पंच का प्रयोग करते हैं? तो जब भी हमें ड्रिलिंग करना होता है तो हम इसके पहले सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या पूछा जा रहा है? सेंटर पंच और प्रिक पंच बने होते हैं। सेंटर पंच और प्रिक पंच हमारे किस मेटल के बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंटर पंच और प्रिक पंच को ग्राइंडिंग के डैश पर ग्राइंड किए जाते हैं। तो सेंटर पंच और प्रिक पंच को कहाँ पर हम ग्राइंड करते हैं यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो किस भाग को हम ग्राइंड करते हैं? जो सेंटर पंच और प्रिक पंच होता है तो ग्राइंडिंग के फेस पर ग्राइंड किए जाते हैं। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर का साइज कहाँ से लिया जाता है? यही पूछा जा रहा है। तो हैमर का साइज प्रायः उनके से व्यक्त किया जाता है। तो हमारा भार। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटिंग शॉप में प्रयोग होने वाले हैमर उनके धातु के बनाए जाते हैं। फिटिंग शॉप में जो हैमर होते हैं वो किस मेटल के बनाए जाते हैं?
कॉपर, फोर्ज स्टील, कास्ट एंड ब्रॉस। फोर्ज स्टील के हमारे बनाए जाते हैं। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन है। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हुआ करे तो कमेंट में, पब्लिक कमेंट जब वीडियो अपलोड हो जाए वहाँ पर आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आजकल भारत में माप की MKS प्रणाली प्रचलित है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे पॉइंट नोटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्रिंक रूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है डाइयाँ बनाने में, मोल्ड बनाने में, पैटर्न बनाने में। श्रिंक रूल का प्रयोग हम पैटर्न बनाने में करते हैं। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है स्टॉक, एक कल भी क्वेश्चन आया था ना, स्टॉक की लंबाई से, ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से, ब्लेड की लंबाई तथा चौड़ाई से इनमें से कोई नहीं। बताएं फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा? देखिए जो हमारा ट्राई स्क्वायर उसका साइज हम कहाँ से लेते हैं? स्टॉक के अंदरूनी से, स्टॉक का जो अंदरूनी सिरा होता है और ब्लेड की लंबाई से लेते हैं ना। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हम देखते हैं, राइट आंसर यहाँ पे क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन सही हमारा नहीं दिए गए। जो स्टॉक के अंदरूनी से सिरे से ब्लेड का जो अंतिम सिरा होता है या बाहरी सिरे तक हमारा लिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नहीं सही है, ठीक है। अगर हम लगाते भी हैं ऑप्शन, अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पर हम इसको लगाएंगे ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से, ठीक है। इससे बी हम लगाएंगे, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थिम्बल के ऊपर रैचेट की क्या उपयोगिता है? देखो थिम्बल के ऊपर हमारा रैचेट होता है ना, उसका क्या कार्य होता है? स्क्रू को घुमाता है, स्क्रू को लॉक करता है, जॉब पर निश्चित दाब डालता है, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हमारा रैचेट है उसका काम क्या होता है? प्रेशर डालना होता है। जो भी जिसको हमने जॉब पर जब हम माप रहे होते हैं ना माइक्रोमीटर के माध्यम से, तो हमें प्रेशर जो है कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। माइक्रोमीटर के एनविल किस मेटल के बने होते हैं? ऑप्शन है टंगस्टन कार्बाइड, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोमीटर के जो एनविल होते हैं, तो एनविल और जो हमारा स्पिंडल होते हैं उसके फेस जो होते हैं उनको हम कार्बाइड से कोटिंग करते हैं, ठीक है। बाकी हम बनाते भी हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा टंगस्टन कार्बाइड ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, धनात्मक शून्य त्रुटि में थिम्बल की शून्य रेखा डेटम लाइन के, देखिए यहाँ पर क्या पॉजिटिव एरर बोला है, तो पॉजिटिव एरर में क्या होगा? हमारा पीछे रह जाएगा ना। तो धनात्मक त्रुटि में थिम्बल की जो शून्य रेखा है वो डेटम लाइन के, वो हमारी डेटम लाइन के कहाँ पर होगा? देखिए थिम्बल हमारा जानते हो ना, थिम्बल कहाँ पर होता है, और डेटम लाइन, तो डेटम लाइन जो थिम्बल की शून्य रेखा है वो डेटम लाइन के पीछे रह जाती है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता ऋणात्मक त्रुटि तो हमारी आगे हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हमसे क्या पूछा जा रहा है? डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग निम्न में कार्यों के लिए किया जाता है। जॉब का साइज ज्ञात करना, टेपर ज्ञात करना, तापमान ज्ञात करना, इनमें से कोई नहीं। बताएं फ्रेंड्स। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग क्या होता है? डायल टेस्ट इंडिकेटर जैसे हम लोग जब हम आपको पढ़ाए थे स्लिप गेज और साइन बार के बारे में, तो वहाँ पे हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग कर रहे थे, है ना, जब हमें टेपर ज्ञात करना था। तो टेपर ज्ञात करने के लिए हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार का साइज निम्न से लिया जाता है। साइन बार का साइज कहाँ से लिया जाता है? समस्त लंबाई, रोलरों के केंद्र के बीच की दूरी, रोलरों के बीच की दूरी, ननाबदीज। बताएं फ्रेंड्स साइन बार का साइज कहाँ से लेते हैं? तो रोलरों के केंद्रों के बीच की दूरी से लेते हैं। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किस उपकरण की अल्पतम माप होती है? तो ये इसमें से कौन सी, इसमें जो ऑप्शन दिए गए निम्न से किसकी लीस्ट काउंट सबसे कम होती है? ऑप्शन है वर्नियर माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर। तो अगर आपको लीस्ट काउंट पता होगा तो बिल्कुल सही होगा। तो हमारी वर्नियर माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट सबसे कम होती है ना। तो आपको पता है हमारे तो माइक्रोमीटर की 0.01 mm होती है, और वर्नियर कैलिपर की 0.02 mm होती है, और इसकी 0.001 mm होती है ना। एक जीरो इसमें बढ़ जाता है। तो सबसे कम हमारी लीस्ट काउंट किसकी होती है? वर्नियर माइक्रोमीटर की होती है, ठीक है। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। स्क्राइबर निम्न धातुओं से बना होता है। स्क्राइबर किस मेटल का बना होता है? माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, ब्रास, ब्रोंज। बताना है राइट आंसर। स्क्राइबर जो है हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस प्लेट निम्न से किस धातु की नहीं बनाई जाती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कास्टन, ग्लास, ब्रास, ब्रोंज। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। सरफेस प्लेट किस धातु की नहीं बनाई जाती है? ऑप्शन है कास्टन, ग्लास, ब्रास, ब्रोंज। तो हमारी जो सरफेस प्लेट है वो कास्टन की भी बनाई जाती है, और हमारी ब्रोंज की भी बनाई जाती है, ग्लास की भी बनाई जाती है, और ब्रास की नहीं बनाई जाती, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमें सी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सरफेस गेज निम्न प्रकार का टूल है। सरफेस गेज किस प्रकार का टूल है, मार्किंग टूल है या मेजरिंग टूल है या चेकिंग टूल है, चेन एंड मार्किंग टूल है, बताएं। तो सरफेस गेज किस प्रकार का टूल है, मार्किंग टूल है, क्या केवल मार्किंग करता है, क्या मेजरिंग करता है, क्या चेकिंग करता है, क्या मार्किंग एंड चेकिंग करता है। देखिए ये चेकिंग भी करता है और यहाँ पे मार्किंग भी करता है। कैसे, देखिए जब हम फोरजा चेक में किसी भी जॉब को पकड़ते हैं ना, तो वहाँ पर हम चेक करते हैं क्या हमारा जो जॉब है क्या सेंटर में बंधा है कि नहीं बंधा, तो हम सरफेस गेज के माध्यम से ही हम चेक करते हैं ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। और बाकी मार्किंग भी करते हैं स्क्राइबर के माध्यम से, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 बताएं राइट आंसर क्या होगा, सरफेस गेज निम्न कार्य के लिए कार्य नहीं करता, मतलब सरफेस गेज निम्न से कौन सा कार्य नहीं करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, किसी किनारे के समांतर लाइन खींचना, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है किसी सतह के समांतर लाइन खींचना, ठीक है। किसी जॉब को फोरजा चक पर सेंटर करना, किसी जॉब को दृढ़ता से पकड़ना। तो सरफेस गेज का काम जॉब को पकड़ना नहीं होता है ना। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। और यहाँ पे किसी समांतर लाइन भी खींच सकता है, कोई भी लाइन खींची हुई है उसके समांतर अगर हमें लाइन खींचना है खींच सकते हैं ना। किसी सतह के समांतर लाइन खींच सकते हैं, किसी जॉब को फोरजा चक में, जैसे हमने बताया था फोरजा चक में अगर हमें कोई जॉब पकड़ रहे हैं उसको सेंटर में पकड़ने के लिए इसके माध्यम से हम चेक करते रहते हैं कि हमारा जॉब को घुमाते रहते हैं और चेक करते रहते हैं कि हमारा जॉब सेंटर में बना है कि नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल प्लेट में स्लॉट बने होते हैं, उनके बनाने का उद्देश्य होता है। तो एंगल प्लेट में स्लॉट बने होते हैं, उसके बनाने का क्या उद्देश्य है, ऑप्शन है हुक के द्वारा उठाने के लिए, प्लेट का भार हल्का करने के लिए, कार्य को संकेंद्रित करने के लिए, क्लैंपिंग, बोल्टों को जगह देने के लिए। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा। तो एंगल प्लेट में जो हमारे स्लॉट बने होते हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य ये है कि हम बोल्टों को स्थान दें, है ना। तो हमें कोई भी जॉब वगैरह क्लैम्प करना है तो उसके हम वहाँ पर बोल्ट के माध्यम से, टी बोल्ट के माध्यम से पकड़ सकें जॉब को, है ना। तो क्लैंपिंग बोल्टों को जगह देने के लिए राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल सरफेस गेज, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज मार्किंग करने के लिए प्रयोग होता है, बिल्कुल सही बात। आगे नहीं दिख रहा होगा, हम बोल दे रहे हैं क्या लिखा हुआ, इनका कौन सा पार्ट डेटम एज के समांतर लाइनें खींचने में सहायता करता है। तो कौन सा वह पार्ट है यूनिवर्सल सरफेस गेज का जो डेटम एज के समांतर लाइन खींचने में मदद करता है। ऑप्शन है गाइड पिन, रॉकर आर्म और फाइन एडजस्टिंग एडजस्टमेंट स्क्रू, है ना। तो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, ये 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, गाइड पिनें। गाइड पिनें ही हमारी सहायता करती हैं किसी समांतर लाइनें खींचने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, 30 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, 30 क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है स्पिरिट लेवल की सेंसिटिवनेस निम्न पर निर्भर करती है। तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा, बुलबुले का साइज, ग्लास ट्यूब की लंबाई, ग्लास ट्यूब में भरे द्रव का प्रकार और ग्लास ट्यूब का वक्राकार। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ग्लास ट्यूब का वक्राकार, डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा है, एंगल प्लेट का माप व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन लंबाई चौड़ाई, है ना। तो ये एंगल प्लेट का आंसर दिया है डायरेक्ट, ठीक है। उच्च फिनिशिंग के लिए फाइलिंग की जाती है, तो उच्च फिनिशिंग करना है और हम किस फाइल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन है रफ फाइल, डेड स्मूथ फाइल और यहाँ पे डेड स्मूथ फाइल, सेकंड कट फाइल, मास्टर पर। देखिए उच्च फिनिशिंग करना है ना, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हम डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं कमेंट में, पीतल, कांसा, एल्यूमिनियम आदि की फाइलिंग करना है, ठीक है। तो हम किस फाइल का प्रयोग करेंगे, ये भी बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इसका रट लीजिए आंसर, ठीक है। पीतल, कांसा, एल्यूमिनियम आदि की फाइलिंग करना है तो किस हम फाइल का यूज करेंगे, तो उसके लिए हम एल्यूमिनियम यहाँ पे वर्ड दे रखा, तो समझ लीजिए सिंगल कट फाइल हमारा राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13(4) में क्या दिया है, केवल आंसर दिया है, एल्यूमिनियम की चीपिंग करने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल 35 डिग्री होता है, ठीक है भाई, वो तो पता है आप सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीजल का हेड किस आकार का नहीं होना चाहिए, मशरूम, प्लेन, गोल।
3 ऑप्शन है। चीजल का हेड किस प्रकार का नहीं होना चाहिए? तो चीजल का हेड मशरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हेड हमारा मशरूम का मतलब क्या, चीजल का हेड फैल गया, अगर ऐसा होगा तो इससे चोट लग सकती है ना। तो ए ऑप्शन मशरूम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल कट फाइल में सिंगल कट फाइल का जो एंगल है वो 60 डिग्री होता है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी नई फाइल का प्रयोग पहले किस किस पर करना चाहिए? तो कोई भी हमें नई फाइल हमने लिया और नई फाइल आपको दी गई, तो नई फाइल का प्रयोग सबसे पहले आप किसके ऊपर करना चाहिए? कठोर धातु के ऊपर, नरम धातु के ऊपर, लकड़ी के ऊपर? डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो कठोर जो नई फाइल है उसका सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लकड़ी के ऊपर करना चाहिए। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग राइट आंसर इसका बी होगा और हम भी इसको बी बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नई फाइल का प्रयोग करते हैं सबसे पहले नरम धातु पर करते हैं, लकड़ी पर नहीं करते, जैसे हमने अभी लकड़ी बताया था, ठीक है। तो बी इसको मानिएगा, बी जिन बच्चों ने बताया उनका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिलिंग में खुरदरे छिद्र बनाने का क्या कारण है? ऑप्शन है बिना धार का द्रव और असमान कर्तनों की किनारों की लंबाई, जॉब को मजबूती से जकड़ा नहीं गया है, बिना धार वाला कर्तन कोण। यहाँ पर देखिए जकड़ा जो लिखा हो मतलब कि पकड़ना, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिना धार वाला कर्तन कोण। मतलब क्या है उसमें कटिंग एज नहीं है ना। तो कटिंग एज नहीं मतलब ब्लंट हो जाएगा, ब्लंट है तो हमारा क्या है रफ होल बनाएगा, है ना। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ड्रिल में हेलिक्स कोण से क्या ज्ञात होता है? ऑप्शन है रैक कोण, लिप कोण। देखिए हेलिक्स एंगल को ही हम रैक एंगल बोलते हैं, तो हमारा रैक एंगल ज्ञात होता है। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। इसमें 2 ही ऑप्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये भी 1 लाइनर दिया हुआ है यहाँ पर, पतली प्लेट पर ड्रिलिंग करने के लिए छोटा पॉइंट ड्रिल होगा। तो पतली प्लेट पर अगर हम ड्रिलिंग कर रहे हैं तो हमारा जो ड्रिल होगा वो कैसे छोटा पॉइंट वाला कम साइज का ड्रिल होगा। लेटर साइज ड्रिलों में कुल ड्रिलों की संख्या होती है 26, याद रखिएगा। लेटर साइज में कुल ड्रिल, अगर यहाँ पे नंबर में पूछे तो 80 होते हैं, ठीक है। 1 से 80 नंबर तक होते हैं। लेटर साइज में हमारे 26 और नंबरों में हमारे 80। ड्रिल एक चक्कर में जितना धातु के अंदर प्रवेश करता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है कटिंग स्पीड और सेकंड ऑप्शन है स्पीड, जॉब की गहराई, फीट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ड्रिल हमारा एक चक्कर में जितना जॉब के अंदर प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम फीट कहते हैं। राइट आंसर हमारा फीट हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको पढ़ाया था जब आपको ड्रिल चैप्टर पढ़ाया था। ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी की संपूर्ण बॉडी पर बने ग्रुप को क्या कहते हैं? और ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी AITT का एग्ज़ाम हुआ था अप्रेंटिसशिप का, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि बच्चों ने क्वेश्चन भेजे थे तो ये क्वेश्चन था उसमें। ऑप्शन है लिप्स, फ्लूट, मार्जिन, वेव्स। तो ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी पर जो संपूर्ण लंबाई पर बने ग्रुप होते हैं उससे क्या कहते हैं? फ्लूट कहते हैं। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल का जो लिप क्लियरेंस एंगल है होता है वो कितना होता है? साधारण कार्यों के लिए हमारा लिप क्लियरेंस एंगल कितना होता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा क्वेश्चन गलत है ना। क्वेश्चन क्या होना चाहिए? साधारण कार्यों के लिए हमारा जो ट्विस्ट ड्रिल है उसका पॉइंट एंगल कितना होता है। अब आपको आंसर बताना है साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है। तो 118 डिग्री होता है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन है। ये क्वेश्चन हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, यदि ड्रिल में क्लियरेंस एंगल बढ़ा देते हैं तो कमज़ोर कटिंग एज हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ये पॉइंट लिखा हुआ कि अगर हम ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि अगर हम ड्रिल का क्लियरेंस एंगल बढ़ा देते हैं तो इससे क्या होगा? ड्रिल का कटिंग एज जो है
हमारा कमज़ोर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर हम ड्रिल का क्लीयरेंस एंगल बढ़ा दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा ड्रिल में, तो ड्रिल का कटिंग एज कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 में हमसे पूछा तन्यता धातु का वह गुण है जो निम्न में निर्माण मदद करता है। ऑप्शन है तार, चादर, पाइप, प्लेट। तो तन्यता का वह गुण कौन सा जो निर्माण मदद करता है? डक्टिलिटी, मतलब तार, है ना। तो अगर डक्टिलिटी का गुण होगा तभी हम तार बना सकते हैं। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु को रोल करके सीट के रूप में बनाने वाला गुण है। मतलब कोई हमारी मेटल है, उसको रोल करके हमें सीट बनाना, सीट के रूप में बनाने का गुण है। तो चादर हम किस गुण के कारण बनाते हैं? मेलेबिलिटी गुण के कारण बनाते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। बाहरी लोड के एक्शन के अंतर्गत ना टूटने वाला धातु का कौन सा गुण है? बताना है फिर से। बाहरी लोड के एक्शन के अंतर्गत ना टूटने वाला धातु का कौन सा गुण है? मतलब कोई हम बाहरी लोड दे रहे हैं और उससे वो टूट नहीं रहा है ना, तो उस धातु में कौन सा गुण होगा? ऑप्शन स्टिफनेस, स्ट्रेंथ, टफनेस, मेलेबिलिटी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रेंथ हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से धातु का वह कौन सा गुण है? धातु का निम्न में से धातु का वह गुण कौन सा है जिसमें कास्टिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग करने के लिए आवश्यक है? अगर हमारा कोई मेटल है उसमें हमें यहाँ पे आगे ब्रेजिंग भी लिखा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा, तो वह कौन सा वह गुण है जिसके कारण हम क्या है धातुओं की कास्टिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग करने के लिए अति आवश्यक। तो उस मेटल में हमारा कौन सा गुण होना चाहिए? हमारा फ्यूजिबिलिटी, मतलब गलनीयता का गुण होना चाहिए। अगर उसमें गलनीयता का गुण नहीं होगा तो उसकी हम कास्टिंग, वेल्डिंग और ब्रेजिंग, सोल्डरिंग वगैरह ये नहीं कर सकते। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे गैस द्वारा वेल्ड नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है कास्ट एंड पीतल, सोना, स्टील। ऐसे गैस द्वारा वेल्ड नहीं किया जा सकता है, तो गैस के द्वारा वेल्ड नहीं किया सकता है। ऑप्शन है कास्ट एंड पीतल, सोना, स्टील। तो हम कास्ट एंड की वेल्डिंग नहीं कर सकते। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और हम कुछ क्वेश्चन देख लें क्योंकि हमारे बीच में वन लाइनर क्वेश्चन आ गए थे बीच में। बियरिंग बुश को बनाने के लिए किस अलौह एलॉय का प्रयोग किया जाता है? ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कास्ट फास्फोरस ब्रॉन्ज, लेड गन मेटल और निम्न टिन ब्रॉन्ज, डाउन फास्फोरस ब्रॉन्ज। ये 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन अभी अप्रेंटिस AITT में पूछा गया था 110 बैच का जो हुआ है। राइट आंसर आपको बताना है। तो बियरिंग बुश को बनाने के लिए किस अलौह एलॉय का प्रयोग करते हैं? हम कास्ट एंड फास्फोरस ब्रॉन्ज का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस हार्डनिंग सामान्यतः उस स्टील की जाती है जिसमें निम्न होता है। तो इन 2 ऑप्शन में बताना है इसमें से किसकी हम केस हार्डनिंग करते हैं। तो हम जिसमें आपको पता है कि कार्बन प्रेशर मात्रा जिसमें कम होता है उसी की हम केस हार्डनिंग करते हैं। तो माइल्ड स्टील की हम केस हार्डनिंग करते हैं। हाई कार्बन स्टील का हम हार्डिंग और टेम्परिंग करते हैं ना। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कार्बन इस्पात एवं उच्च गति इस्पात के लिए फोर्जिंग के लिए सबसे उपयुक्त तापक्रम क्या होगा? अगर आपने फोर्जिंग चैप्टर पढ़ा होगा और हमने आपको पढ़ाया था, फोर्जिंग चैप्टर पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका थ्योरी में और हमने आपको याद कराया था। तो निम्न में कार्बन इस्पात एवं उच्च गति इस्पात के लिए फोर्जिंग के लिए टेम्परेचर पूछा है। मतलब हाई स्पीड स्टील का यहाँ पे फोर्जिंग टेम्परेचर पूछा है और हमारा हाई कार्बन स्टील के अगर हम फोर्जिंग टेम्परेचर पूछें तो हाई कार्बन स्टील के फोर्जिंग टेम्परेचर हमारा होता है 900 से 1150 होता है। ठीक है, अब अगर हम पूछे हाई स्पीड स्टील का, तो अगर कार्बन कम है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है ना, आप जानते हैं। तो कार्बन कम है तो 950 से 1100 हमारा हाई स्पीड स्टील का फोर्जिंग टेम्परेचर होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा 1100 राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखना है और इसको बताना है राइट आंसर। उच्च कार्बन इस्पात की फोर्जिंग के लिए सबसे उपयुक्त तापक्रम मतलब हाई कार्बन स्टील। अब हाई कार्बन स्टील के लिए हमारा फोर्जिंग टेम्परेचर कितना होता है? हमारा होता है, जैसा हमने बताया अभी,
कितना 900 से 1150 है ना। अब यहाँ पे 1100 तो होता नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या 900 लगा देंगे। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन है ना। वैसे हम 1100 लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 1100 है नहीं, 1150, तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइल्ड स्टील की फोर्जिंग के लिए टेम्परेचर। माइल्ड स्टील की हमें फोर्जिंग करना है, तो उसके लिए क्या होगा टेम्परेचर, फोर्जिंग टेम्परेचर। तो माइल्ड स्टील की फोर्जिंग टेम्परेचर कितना होता है, 800 से 1300 होता है ना। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, 1300 ऑप्शन होगा। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे 1150 होना चाहिए ऑप्शन में, 1150 राइट आंसर होता, लेकिन क्वेश्चन में कहीं ना ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है ना। तो ज़्यादा किसी क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत गलत है तो उस पर ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। तो माइल्ड स्टील के फोर्जिंग टेम्परेचर 1300 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ज क्या है। ऑप्शन है संक्रिया, भट्ठी, टूल, मशीन। तो फोर्ज क्या है हमारा, फोर्ज हमारी भट्टी है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन है। तो कुछ क्वेश्चन लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हमारे वन लाइनर क्वेश्चन थे, इसलिए हमने यहाँ पे 56 क्वेश्चन करा दिए हैं। और आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमारे क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतने ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई क्लास में। और कल एक इम्पॉर्टेंट क्लास हम प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको लेकर आएंगे, ठीक है। डेली क्लास में हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।